उपसभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र में एक अवसर होता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम एक आम सहमति की ओर संवाद को स्थापित करें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो देश की तस्वीर दी गई है, वह तस्वीर यदि यथार्थ पर नहीं है तो आप उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ को भी झुठलाने का काम जब करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष मिस इन्फॉर्मेशन से उसका अपग्रेडेशन हो गया है डिस इन्फॉर्मेशन। सदन में बैठकर आप देश के लोगों को बरगलाने का काम ना कीजिए। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय आनंद शर्मा जी ने, उसके पहले विपक्ष के नेता खड़से जी ने, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने अमृत महोत्सव की चर्चा करते हुए देश के कुछ महापुरुषों का नाम लिया और हम पे कहा कि आपको याद आ रहे हैं। तो मैं इतिहास के उन पिटारों को खोलना चाहता हूं जिन पिटारों को मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने बंद करके रखा था। उपसभापति महोदय, 10 मार्च 1965 का दिन था। लोकसभा में एच.बी. कामत, प्रकाशवीर शास्त्री दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य थे। उन सहित 16 सदस्यों ने एक सवाल खड़ा किया। यह सवाल देश को जानना चाहिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि जो हेजेमनी हिस्ट्री में स्थापित की गई थी, उसका काउंटर हेजेमनी रचनात्मक रूप से कैसे शुरू हो रहा है, यह इसका दास्तान बताता है। 10 मार्च 1965 के 16 सदस्यों के सवाल में था कि देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू को लगाने के लिए सरकार ने क्या फैसला किया है। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि हमने महात्मा गांधी के स्टैच्यू को लगाने का फैसला किया। एन.जी. रंगा जी, हम सब जानते हैं कि संसदीय जनतंत्र में और स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या महत्व रहा है। एन.जी. रंगा जी उस पर उठे। उन्होंने जो 3 पंक्ति कहा, वह देश को सुनना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर नेम? It is so unspeakable that the honorable minister is not prepared to mouth it. वो दूसरे नाम के बारे में क्या है? क्या वह नाम बोलने लायक भी नहीं है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस नाम को ले भी नहीं रहे? और अंतिम पंक्ति जो उन्होंने कही, जिस पंक्ति का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2022 को दिया। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द बिग आइडिया? सरकार से पूछा कि बोस का नाम नहीं लेने के पीछे बड़े विचार क्या हैं। एक और बात कही आनंद शर्मा जी ने भी कही थी कि सुभाष चंद्र बोस 2 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में जीत कर आए, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में जीत कर गए। तो एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इतिहास दुधारी तलवार होती है। यदि इतिहास के साथ आप चलते हैं, यथार्थ के साथ चलते हैं, तो इतिहास आपको संबल देता है। यदि इतिहास को आप झुठलाते हैं, दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, तो इतिहास आपके खिलाफ ही हथियार बन जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया जो पुणे से प्रकाशित होती थी, जिसको शुरू गोखले जी ने किया था, उस अखबार को मैं कोट करता हूं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस बीमारी के बावजूद पहुंचे। उनकी बहुत बीमारी थी, अस्पताल में भर्ती थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया ने लिखा कि उनको मंच पर जाने से एक बड़ी संख्या के डेलीगेट्स ने रोका। क्या कहकर रोका? रोकना महत्वपूर्ण नहीं था। उपसभापति महोदय, इतिहास की ऐसी घटना है जो इतिहास की पुस्तकों में आना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। उन डेलीगेट्स ने पूछा कि ये 104 डिग्री फीवर की जो बात कही जाए, ये झूठ है। और मुंबई के उसमें के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर थे। डेलीगेट्स के डिमांड पर सुभाष चंद्र बोस के डेलीगेट्स के सामने उसकी बुखार को चेक किया गया, फीवर चेक किया गया। और जब उन्होंने घोषणा की स्टेज से कि सुभाष चंद्र बोस को 104 डिग्री फीवर है, तब स्टेज पर गए।
जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं, मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि त्रिपुरी कांग्रेस में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन 23 जनवरी 2022 को जब इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, तो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है। हम किसी के इतिहास में किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं, और यह सर्वसमावेशी आपको पसंद नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं जर्मनी की एक घटना बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि बिस्मार्क पर्शिया के थे और जर्मनी के फादर माने जाते, फाउंडर ऑफ जर्मनी माने जाते। 1898 में बिस्मार्क की मृत्यु होती है, जुलाई 1898 में। बिस्मार्क को स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया गया। उनके टॉम पर जो पंक्ति लिखी गई, बिस्मार्क a loyal German servant of Kaiser Wilhelm I, not II। जब देश का समाज विखंडित होता है, फ्रैक्चर्ड होता है, तो हमारे महापुरुष भी बट जाते हैं। यही कारण है कि जिस सरदार पटेल की मूर्ति को, स्टैच्यू को जब गुजरात में लगाया गया, तब आपको लगा कि आप हमारे महापुरुषों को छीन रहे हैं। मैं किसी के महापुरुष को नहीं छीन रहा। हम भारतीय जनता पार्टी और आप कांग्रेस हो सकते हैं, देश हम दोनों का है, महापुरुष हम सबके हैं। हम जाति, धर्म, भाषा और कल के आधार पर महापुरुषों को नहीं बांटते। तो ये बिस्मार्क की जो प्रवृत्ति भारत के इतिहास में आई है, जो विल्हम सेकेंड ने बिस्मार्क के साथ किया, वो आपने सिर्फ बिस्मार्क के साथ नहीं, वो तो आपने अपने ही बीच के उन लोगों के साथ किया, चाहे बोस हो या सरदार पटेल हो। उपसभापति महोदय, मैं उस घटना की याद दूसरी बार सदन में दिला रहा हूं। पहली बार मैं बोला था, लेकिन बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज इस सदन को मैं बताना चाहता हूं। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी थे। 1930 में उनकी मृत्यु हुई। लंदन से पेरिस, पेरिस से जेनेवा गए, चूंकि साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के कारण साम्राज्यवादियों उनका पीछा करते रहे। जब वे जेनेवा में उनका निधन हुआ, तो अपने निधन से पहले उन्होंने एक विल लिखा था, अपनी इच्छा पत्र लिखी थी कि मेरी मृत्यु के बाद और भारत के स्वतंत्र होने के बाद मेरे अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। 1930 में देहावसान हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। उनके अस्थि भस्म को लाने की काम किसने किया? वर्तमान प्रधानमंत्री या तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में जेनेवा से उनके अस्थि भस्म को लाने का काम किया। इसलिए मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव मनाना हमारा कर्म कांड नहीं है। हम इतिहास को जीवित कर रहे हैं, इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे हैं, इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं। आपने जो इतिहास लिखी, उसके बारे में गीतांजलि में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा था, उन 4 पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहता हूं और आप समझ जाएं कि वो पंक्तियां किन के लिए है और क्यों है। अपने झूठे महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूं। अपनी ही परिक्रमा करते करते मैं प्रति क्षण जर्जर होता जाता हूं। इस इतिहास के कारण कौन जर्जर हो रहा है, कौन अपनी परिक्रमा करता रहा इतिहास में। आज हम इतिहास को बदल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मनाकर उस आधिपत्यवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। उपसभापति महोदय, विपक्ष एक बड़ी बातें करने के लिए आगे आया। हम पर लोकतंत्र पर प्रहार करने का बार बार आरोप लगता रहा। इस लोकतंत्र पर प्रहार करने की बात जो करते हैं, वे सत्ता में दशकों तक रहे। उनके एक एक नमूना सभी दशकों का मैं देना चाहता हूं। पहले तो मैं 1970 के दशक का नमूना देता हूं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो लॉर्ड लिलिंगथो थे इस देश में। तब सिर्फ 60,838 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया।
और जब आपातकाल लागू हुआ तो मीसा के अंतर्गत, सिर्फ मीसा के अंतर्गत 36,039 लोगों को, 36,039 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीसा के अंतर्गत पूरे देश से 2 लाख लोग गिरफ्तार हुए। उस समय भवानी प्रसाद मिश्र जी एक बहुत बड़े कवि हैं जिनकी प्रतिष्ठा है, किसी विचार और दल से जुड़े हुए नहीं हैं। उनका विचार और दल लोकतंत्र था। उन्होंने एक कविता लिखी थी, कविता सुन लीजिए, कविता का अर्थ आप समझ जाएंगे। बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने तय किया सारे उड़ान उड़ने वाले, उनके ढंग से उड़े, रुके खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण देखते हैं अगुनिया में। ये अगुनिये 4 सरताज हो गए, इनके नौकर चील गीदर बाज हो गए। एक भारत के साहित्यकार ने आपातकाल की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए जो कहा, वो चील गीदर बाज किसे कहा, वे 4 कौवे काले कौवे किसे कहा, इतिहास में अपना आत्मालोचन कीजिए। आपातकाल से पहले 70 से के बाद 80 के दशक में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए। उनके प्रति मेरा आदर का भाव है, लेकिन 1988 में एंटी डिफेमेशन बिल लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? पूरा देश, उपसभापति महोदय, आप समाजवादी विचारधारा से आते हैं, आप एक समाज के एक बड़े स्तंभ के रूप में आपने अपने जीवन में काम किया। संभवतः 1988 में आपने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उठाई ही होगी। इस देश एक साथ खड़ा हो गया। एंटी डिफेमेशन लॉ के द्वारा हिंदुस्तान के तमाम प्रेस को एक पिंजरे में बंद करने की साजिश थी। उसी दौरान बिहार में मुख्यमंत्री जब जगन्नाथ मिश्रा जी थे, तो उन्होंने बिहार प्रेस बिल लाने का काम किया। दोनों को भारत की जनता ने अपनी ताकत से बाध्य कर दिया सरकार को वापस लेने के लिए। 80 के दशक के पहले, 60 के दशक में जब आप थे, गौहत्या विरोधी आंदोलन चल रहा था। गौहत्या विरोधी आंदोलन के समय में शंकराचार्य स्वामी, प्लीज सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी, माननीय एलओपी। इंटरफियर नहीं होना चाहता था, प्लीज। मैं इंटरफियर नहीं होना चाहता था, तो मैं ये सुनना चाहता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर वो रोशनी डालेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ के ये सेमिनार में बोले जैसा यहाँ बोलेंगे। उसके लिए हम उत्तर देंगे अलग से। और आपने ये क्या किया है, आपकी सरकार क्या की है, उसके बारे में बोलिए। जहां तक आपने वल्लभ भाई पटेल की बात की, सबसे पहले अगर स्टैच्यू लगाई, हम गुलबर्ग में लगाई है, पूछिए। देखिए साहब, अगर व्यक्तिगत जाएंगे, अगर बहुत इनको ज्ञान है, तो हमारे कहीं अगर कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उस सेमिनार में बुलाएंगे इनको, वहां पर ये अपना लेक्चर दे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बोलते वक्त आप ध्यान रखें और एक दूसरे को धैर्य से सुने और वैसा ही बोले जो एक दूसरे की बात सुनने का आप में क्षमता। प्लीज देखिए, उपसभापति महोदय, मैंने 50 और 60 के दशकों का लोकसभा और राज्यसभा का पूरा विमर्श पढ़ा है। एक से एक आलोचनाएं हुई है, किसी ने एक पर आवाज नहीं उठाई है। संसदीय जनतंत्र में सदस्य को अपने अनुसार बोलने का मौका, अवसर होता है। कृपया उसका गला मत घोटिए। आपको आदत है संसदीय जनतंत्र का गला घोटने का, सदन से बाहर और सदन के भीतर। प्लीज एड्रेस द चेयर। प्लीज आप चेयर को एड्रेस करिए, अपनी बात करिए। सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने और आनंद शर्मा जी दोनों ने चीन की बात कही थी। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। 2008 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग ने
Shri Rahul Gandhi is a member of Lok Sabha. He cannot, you cannot talk about a member of another house who is not present here to give you the answer. But Thank you. you are spreading disinformation. Thank you, Mani here, Anand ji. and We'll I can examine give you a it. befitting Thank you. reply. Please. Thank you. Thank you. Please continue. We'll examine सभापति it. महोदय, मैं किसी का नाम, किसी की इतिहास के तथ्य को रखने के लिए, इतिहास के, Please. आनंद शर्मा जी, इतिहास के तथ्य को रखने के लिए नाम लेना गैर वाजिब नहीं है किसी के। ये किसका तथ्य है? आपस मैं आपको उत्तर देता हूं। प्लीज। आपको उस नाम से मैं उनका नाम नहीं लेकर मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक समझौता हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में If this goes on, Please. I will produce here Please. the complete list of all the delegations. Please. आप मत इस बात को शुरू करिए आपके Please. आपकी सरकार के। सर आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। प्लीज लेट हिम स्पीक। मेरा 3 मिनट समय मैंने ले लिया। कृपया आपस में इस तरह संवाद कर। नो, आई एम नॉट अलाउइंग मिस आंसर, बट नो, आनंद जी नो। मिस्टर राकेश सिन्हा, प्लीज कंक्लूड। सर आप ही की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। सर 3 मिनट समय ले लिया। आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। आप बोले। उप सभापति महोदय, अगर आप लोग आपस में बात देश करेंगे, के सामने से आप उस Please. तथ्य को झुटलाना मैं चाहते हैं, आप बताना सबसे चाहते निवेदन हैं, कर रहा हूं, वो Please. न छिपेगा न Please. छिपाया जा सकता है। 2008 में कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ। अब आदान प्रदान के लिए यदि चीन शत्रुता कर रहा है तो आपने उस समझौता को कब तोड़ा, पूरे देश को बताइए। पूरे देश को बताइए। 2008 में समझौता हुआ था, रिटन एग्रीमेंट हुआ था बीजिंग में बैठकर। आप आपस में संवाद मत करिए। आप एड्रेस सभापति महोदय, मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में यह शब्द नहीं देखा कि 1962 में 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने जो ली थी, जिसका मैं कहता हूं देश न हारी, फौज न हारी, हारी थी सरकार हमारी 1962 में। वो 48,000 वर्ग किलोमीटर के बारे में आपने मैनिफेस्टो में कब चर्चा की, आप देश को बताइए। Two. I mean, it has been clearly mentioned. We have been listening to the speeches of honorable members quite patiently, and repeatedly there are interruptions from certain members. Sir, you will have to exert your power, sir. I mean, this cannot go in this way. We are here There are for a some- serious debate, sir. माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे 235 जी, says please. that while the council is in sitting, a member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression of noises थैंक or यू, any थैंक other यू विनय disorderly जी। manner. प्लीज, मेरा सभी माननीय सदस्यों से शुरू के दिन से ये आग्रह है, इधर उधर और बीच के सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया इस रूल का, राज्यसभा के अदर रूल्स का पालन करें। प्लीज, माननीय राकेश जी, आपका टाइम खत्म होने वाला है, आप प्लीज कंक्लूड। हाँ, आप बोले प्लीज। विदेश नीति के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम सभी दल इस देश के लिए हैं, कोई भी दल इस देश का शत्रु नहीं है, लेकिन हम सभी दलों को यह सोचना चाहिए कि एक शब्द बोलने में, एक शब्द उद्धृत करने में इस देश की संप्रभुता पर क्या असर होता है। 8 मई 2021 को, ये तो 2008 की मैं बात बताई तो विपक्ष में तिलमिलाहट हो गई। 8 मई 2020 को लैंसेट एक पत्रिका है, 175 साल पुरानी पत्रिका है, मेडिकल की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, लेकिन 2002 से उसमें परिवर्तन हुआ। लैंसेट के एक एडिटोरियल को कांग्रेस ने ट्वीट किया। उस लैंसेट में भारत में कोविड को लेकर जो प्रयास चल रहा था उस पर तीखी आलोचना की गई थी, सरकार को टारगेट किया गया था। आपको अधिकार था, लैंसेट को उद्धृत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको उसका इतिहास कुरेदना चाहिए। पार्टी सेक्रेटेरिएट को देखना चाहिए कि लैंसेट क्या है, सिर्फ मेडिकल की पत्रिका है। 2010 में चीन ने $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लैंसेट पत्रिका में किया। उसकी साउथ एशिया के एडिटर हेलेना वांग बनी, जो चीन की हैं। वे हेलेना वांग एडिटोरियल लिखती हैं। चीन की नागरिक, चीन का पैसा लैंसेट को राजनीतिक रूप दे रहा है। ये लैंसेट वही पत्रिका है, उपसभापति महोदय, जो चीन के उस उपक्रम को, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो 65 देशों में चीन प्रवेश करके उसके 70% ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता है, उस लैंसेट को आप उद्धृत करते हैं।
अरे मोदी जी की आलोचना करनी है तो बहुत से अवसर हैं, बहुत सी बातें हैं, इसके लिए लैंसेट के पास जाने के लिए क्या जरूरत है? तो जो आप हमारी सरकार को कहना चाहते हैं चीन के ऊपर, आप चीन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और चीन के प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। सभापति महोदय, भाई रघुवीर का नाम आपने सुना होगा। 1959-60 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा इसलिए दिया था कि नेहरू जी के चीन की नीति से असहमत थे। भारतीय जनसंघ ने उनको अध्यक्ष बनाया। चीन क्या दुनिया का कोई भी देश 1 इंच भूमि भारत का कब्जा नहीं कर सकता है। जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का महत्व सिर्फ इस देश के लिए नहीं है। पहली बार हमारी विदेश नीति में मोदी जी 2014 में जापान गए। पर बैठ करना बोले, प्लीज सीट पर बैठ करना बोले। 1 सितंबर 2014 को उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि डेज ऑफ एक्सपेंशनिज्म हैज एंडेड, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। 3 जुलाई 2020 को वे भारत चीन सीमा पर जाकर उन्होंने ललकारा कि विस्तारवाद का युग नहीं, विकास का युग है। आज नरेंद्र मोदी जी की इस नीति के कारण, इस हस्तक्षेप के कारण दुनिया के चाहे बाइडेन हो, मैक्रोन हो, जॉनसन हो, मॉरिसन हो, आज कोई भी नेता नरेंद्र मोदी जी की चाहे क्लाइमेट हो या चीन हो, उनके महत्व को समझता है। भारत के इस बढ़ते हुए महत्व से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन ये मोदी विरोध आपको इतना अंधा कर चुका है कि आप सत्य से भी बाहर जा रहे हैं। सभापति महोदय, कांग्रेस जब अपनी बात रखती है तो शहीदों की सीमाएं 3-4 लोगों तक रुक जाती है। अरे भगवान बिरसा मुंडा को याद कर लेते, जिस बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस की उन्होंने घोषणा की, वो बिरसा मुंडा ना आज के समकालीन भारत के किसी राजनीति, किसी विचारधारा के नहीं, वो भारत की विचारधारा के हिस्से रहे थे। उनको इतने सालों तक आपने कहां रखा था? आपके समर्थन से जो सरकार चल रही है झारखंड में, उप सभापति महोदय आप उसी झारखंड से आते हैं। हॉफमैन की स्टैच्यू को लगा कर रखा है। आपकी हिम्मत है तो अपनी सरकार को कहिए हॉफमैन के स्टैच्यू को हटाए। जो हॉफमैन बिरसा मुंडा को मारना चाहता है, बिरसा मुंडा जी ने उस पर तीर चलाया, वो बच गया। उस बिरसा मुंडा के जान के पीछे पड़े हुए एक अंग्रेज के स्टैच्यू को आप झारखंड में लगाकर आप बिरसा मुंडा के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। शहादत की सीमाओं को आप 3-4 लोगों तक मत मांगिए। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर की शहादत क्यों हुई? आपकी हिम्मत है तो प्रकाश डालिए इस पर। शहादत का कारण कौन थे? शहादत का कारण क्या था? शहादत उन्होंने क्यों दी? आपकी हिम्मत नहीं है इस पर प्रकाश डालने की, जिससे आपकी शब्द धर्मनिरपेक्षता इससे कलई खुल जाती है। जब वीर बाल दिवस की घोषणा हुई, क्या शहादत इतिहास में उन 3 लोगों तक महिमा मंडित करने के लिए रखे? जब वीर बाल दिवस की घोषणा हुई तो शाहजादा फतेह सिंह जी, शाहजादा जोरावर सिंह जी, इनके नामों का यदि देश महिमा मंडन करता है, इनके नामों को इतिहास की किताब से अपने बाहर रखकर किसकी सेवा की थी, किस प्रकार का इतिहास पढ़ाना चाहते थे? इसलिए जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो अमृत महोत्सव कोई सामान्य नहीं है। इस अमृत महोत्सव में हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे उदा देवी एक दलित स्वतंत्रता सेनानी हो या जोरावर सिंह जी हो, सबके महत्व को हम स्वीकार कर रहे हैं। मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय राकेश जी कंक्लूड करिए। बस कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड करिए। उप सभापति महोदय, प्लीज उप कंक्लूड। सभापति महोदय, ये सब्सिडी से लेकर सड़क तक आप आंकड़े देख जाइए। कितनी हाईवेज आप छोड़कर गए थे 2014 से पहले, कितना हाईवे बन गया, कितना किसानों के पास डिजिटल ट्रांसफर से आप देते थे, कितना हम दे रहे हैं। तो हम जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसके पीछे जो 2 बातें हैं मैं बताना चाहता हूं कि एक तमिल कवि ने कहा था, यधुम और एवुरुम के लिए इसका एवरी विलेज इज माई विलेज, एवरी वन इज माई रिलेटिव। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। और
और नरेंद्र मोदी जी का जो विरोध 2001 से लगातार आप करते आ रहे हैं, क्या नहीं कहा, सदन हो या सदन से बाहर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या कोई सभा हो, जिन शब्दों का बड़े से लेकर छोटे नेता तक उपयोग करते हैं, लेकिन मोदी जी निवात निष्कंप मेव प्रदीपम, ही इज लाइक स्टेडी फ्लेम इन एन एयरलेस प्लेस। आपके उन तरह की अत्यात्मक आलोचनाओं से कुछ बिगड़ता नहीं है। बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। उस सभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र में, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर द पीपल who constitute the nation. While constituting the nation, we are different ingredients of different color. That does not mean degrading the constitutional authority. The way the presidential speech was degraded, the way he was questioned that someone has written. I know that inputs come, but you can't question that who has written his speech. Please, This is genuinely degradation of the parliamentary democracy. Please. Kindly don't do that. मैं अंत में Please. एक छोटी सी कविता से अपनी Please. बात को समाप्त करना चाहता हूं। प्लीज खत्म करें। प्लीज मैं एक छोटी सी कविता से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो इंग्लिश में कविता नहीं मुझे आती है। प्लीज प्लीज जो- राकेश जी जल्द खत्म करें। दूसरे स्पीकर प्लीज। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कहाँ थे, उन्होंने जो भाव कहा था मैं बताता हूं, वेयर आर वी नाउ, वेयर वुड बी वी। आज सवाल ये उठता है कि देश को यदि आगे बढ़ना है तो इतिहास के उन तथ्यों को मत झुटलाइए। हम सबके लिए हैं, सबके साथ के लिए हैं, सबके प्रयास के लिए हैं। जितना ही आप गलत बोलेंगे उतना ही आप जर्जर होते जाएंगे, और जर्जर होते जा रहे हैं। इस देश में करप्शन और कमीशन इसलिए Thank you. समाप्त हुआ कि कांग्रेस Thank you, समाप्त हो राकेश रही है। जी। कांग्रेस Thank you. समाप्त होगी तो करप्शन और कमीशन भी थैंक समाप्त यू। होगा। धन्यवाद। थैंक यू।